दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन और प्रकाश का किरण प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किस में होता है। ठीक, तो प्रकाश का चाल जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है, ऑप्शन पर देख लेते हैं, हवा में, निर्वात में, पानी में, हीरा में। देखिए प्रकाश का चाल जो सबसे ज्यादा होता है निर्वात में होता है, निर्वात। ठीक है, 2 नंबर में हवा में होता है, 3 नंबर में हीरा में होता है और 3 नंबर में पानी में होता है, 4 नंबर पर हीरा में होता है। मतलब सबसे ज्यादा निर्वात में चाल होता है प्रकाश का और सबसे कम इन चारों में हीरा में होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, देखिए किरण यहाँ पे छूट गया है, प्रकाश की किरण हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो होता है, ऑप्शन है अविलंब से दूर मुड़ती है, अविलंब की तरफ मुड़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें सभी। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा सघन से विरल में जा रहा है, तो ये सघन माध्यम है मान लेते हैं। ठीक है, और ये मान लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम से आ रहा है और विरल माध्यम में जाएगा ना, तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये अभिलंब है हमारा, ये नॉर्मल है हमारा, ये ऐसे आएगा और दूर भागेगा अभिलंब से। ठीक है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन देखिए अभिलंब, ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब से दूर भाग रहा है। ठीक, तो जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है, मतलब ऑप्शन ए। लेकिन अगर यही पूछा होता कि विरल से सघन में जाए, किस में जाए, विरल से सघन में जाए, तो क्या होगा। देखिए विरल से आ रहा है और सघन में जाएगा, तो इसको जानना था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 चीजें देखी यहाँ से, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, और वही विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ भागता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दिया, जो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है, मैंने पीछे आपको बताया था, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, मुड़ जाएगा। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हवा और निर्वात में कौन सघन है। देखिए सघन का मतलब क्या हुआ कि वह, जैसे मान लेते हैं जल है, एक जल ले लिए, हम हवा ले लिए, इस एग्जांपल हम समझ लेंगे। जल के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और हवा का अणु इससे दूर दूर होते हैं, इससे बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जो ये हो गया ना, ये हमारा हो गया विरल माध्यम, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। मतलब जिसमें कण दूर दूर रहेंगे वो विरल माध्यम है, जिसमें पास पास रहेंगे वो सघन है। तो हवा और निर्वात में, देखिए हवा में कण तो होते भी हैं दूर दूर, निर्वात में तो कोई कण ही नहीं होता है, मतलब बहुत विरल होता है। इसका आंसर होगा निर्वात, निर्वाण नहीं निर्वात होगा। ठीक है, तो हवा निर्वात में कौन सघन है, सॉरी सघन पूछा ना तो हवा होगा, और विरल पूछा होता तो निर्वात होता। ठीक है, तो हवा निर्वात में कौन सघन है, तो हवा सघन है और निर्वात विरल है। आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पानी और हीरा में कौन सघन है। देखिए पानी के कौन इतना अगर पास पास रहेगा ना, तो हीरा कौन इससे एकदम पास पास रहेगा, बहुत पास पास, तो हीरा क्या हो जाएगा हमारा, सघन हो जाएगा। हीरा क्या हो जाएगा हमारा, सघन हो जाएगा।
तो कौन सघन है? हीरा सघन है और पानी भी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पानी का अपूर्णांक कितना होता है? ठीक है, देखिए अपूर्णांक बराबर फॉर्मूला होता है म्यू माना अपूर्णांक। अपूर्णांक का फॉर्मूला होता है सी नॉट बटा सी एम। सी नॉट का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल और सी एम का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी नॉट बटा सी एम। सी नॉट का मतलब निर्वात में होता है 3 लाख। कितना होता है? 3 लाख होता है, ठीक है। और पानी का जो प्रकाश का चाल होता है माध्यम है 2,25,000 होता है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 225 से कम 225 1.33 के करीब आएगा, ठीक है। तो तीसरा से हो जाएगा। पानी का अपूर्णांक कितना हो जाएगा? 1.33। और अपूर्णांक को किससे सूचित करते हैं? म्यू से सूचित करते हैं। पानी का अपूर्णांक 1.33 होता है। इसमें देखिए इतना दिया ना, ये हवा का अपूर्णांक है, ये पानी का अपूर्णांक, सॉरी ये है कांच का अपूर्णांक 1.5 और 2.4 तो हीरा का अपूर्णांक है। तो इसको लिख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? पूछा हीरा का अपूर्णांक कितना? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये हीरा का अपूर्णांक 2.42। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 10 नंबर। पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है? देखिए पानी में जो पानी से भरी बाल्टी होती है उसमें छड़ रखेंगे ना तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन है आपका प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन होना चाहिए, प्रकाश का परिकिरण। इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? देखिए कोई भी अगर नदी है और पोखरा है ना तो उसका जो गहराई कम प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। कभी आप क्या करिएगा, सिक्का बाल्टी में रख दीजिए चाहे गिलास में रख दीजिए, सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा, वो भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। छड़ को डाल दीजिए पानी में, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ये भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। या जब ग्लास का पेंदी या बाल्टी का पेनी देखिएगा तो उसका पेंदी भी उठा हुआ प्रतीत होता है, वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। देखिए मैंने बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? सिक्का जो बाल्टी में उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला है प्रिज्म के कोण कितने डिग्री का होता है? देखिए प्रिज्म का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से चौथा सही है। अगला क्वेश्चन उत्तल लेंस होता है। देखिए ये है, सॉरी ये हमारा उत्तल लेंस है। देखिए उत्तल लेंस एक बार देखिए, किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। बीच में क्या है? तो उत्तल लेंस होता है बीच में पतला, किनारों पर मोटा है, ये गलत है। बीच में मोटा और किनारों पर पतला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 13 का बी दूसरा सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। अवतल लेंस होता है। देखिए तो अवतल लेंस ऐसे होता है, एक में देखिए किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है, मतलब बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, मतलब ऑप्शन 1 सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन है, मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डायप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है क्या होता है? डायप्टर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, लेंस बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, किस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग, प्लास्टिक का, पानी का, कांच का, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। मिट्टी से कभी लेंस बन ही नहीं सकता। प्लास्टिक से बन सकता है, पानी से बन सकता है, कांच से बन सकता है, लेकिन कभी मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह लेंस का वह कौन सा भाग है जहां प्रकाश बिना अपवर्तन के सीधे निकले? जहां से देखिए तो ऑप्शन ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। देखिए किसी भी लेंस में, किसी में ये लेंस है, ठीक है, लेंस के बीचों बीच में प्रकाशीय केंद्र होता है। इससे प्रकाश की किरणें निकलेगी ना तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगा। इसको ओ से सूचित करते हैं, ठीक है।
तो इसका सही आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र से बिना मुड़े प्रकाशीय किरणें सीधे निकल जाती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन स्नेल का नियम है? ऑप्शन है साइन ए आई बटा आर, साइन आई प्लस आर, साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई गुण साइन आर। तो इसका सही आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है। अगर पूछ दे कि अपवर्तनांक निम्न से, तो ये अपवर्तनांक भी है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर भी कर सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें सभी को। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। वो कहाँ इकट्ठा करता है? फोकस पर इकट्ठा करता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ये भी पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तब बताइए। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। चलिए 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? देखिए अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को फैलाता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? अपसारी के। तो अवतल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। किस दर्पण को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? देखिए याद कर लीजिए, वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक को। चलिए 22 नंबर सवाल हमारा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? अभी मैंने बताया काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है, याद कर लीजिए, और अवतल की जो होती है निगेटिव होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? m बराबर HI बटा HO। प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है, m कहा जाता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्या कहा जाता है? वो आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम वीडियो बना सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम, ऑप्शन है अपवर्तनांक का नियम, न्यूटन का नियम, स्नेल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। ठीक है, और दूसरा नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। यही दूसरा नियम है, स्नेल का नियम है। अगर एग्जाम में पूछ दे स्नेल निम्न में से कौन स्नेल का नियम है, तो साइन आई बटा साइन आर, चाहे अपवर्तनांक बराबर भी यही होता है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पेयर है। वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है। काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रिज्म में कितने अपवर्तक सतह होते हैं? देखिए प्रिज्मों में अपवर्तक सतह तो 5 होते हैं। देखिए सतह कितने होते हैं प्रिज्म के? तो 5। अगर अपवर्तन ना हो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5, लेकिन 3 का यूज करके वो अपवर्तन करता है। ठीक है, तो प्रिज्म में सतह की संख्या 5 होती है। ठीक है, 29 नंबर सवाल है। प्रिज्म में कितने सतह आयताकार होते हैं? देखिए प्रिज्म में टोटल 5 सतह होता है, जिसमें से 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है। 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है। तो कितने सतह आयताकार होते हैं? 3। और त्रिभुजाकार पूछ दे तो 2 त्रिभुजाकार होते हैं।
प्रिज्म में कितने कोण होते हैं? तो प्रिज्म में 3 कोण होते हैं, ठीक है। प्रिज्म में कितने कोण होते हैं? 3। और प्रिज्म का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और 3 कोण होते हैं, मतलब टोटल 180 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है? 180। चलिए 31 नंबर, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र देखिए। आवर्धन सूत्र एक तो होता है m बराबर HI बटा HO, सॉरी m बराबर HI बटा HO, ठीक है। एक होता है V बाई यू, ये दर्पण के लिए है, लेकिन अगर माइनस लगा देंगे तो ये लेंस के लिए है। तो लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है माइनस V बाई यू। अगर दर्पण के लिए पूछता तो V बाई यू। V क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी, और U क्या है? वस्तु दूरी। चलिए 32 नंबर, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र है, पूछ दिया पहला V बाई यू। V बाई यू दर्पण के लिए, अब माइनस V बाई यू वस्तु के लिए। V है वस्तु दूरी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी, और U है वस्तु दूरी। 33 नंबर, लेंस सूत्र है, देखिए ऑप्शन पहला ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दूसरा ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तीसरा ऑप्शन है दोनों बोथ, और चौथा नॉन। लेंस सूत्र होता है पहला, अगर दर्पण सूत्र बोलेगा तो दूसरा, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। 34 नंबर सवाल हमारा, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 35 नंबर सवाल है हमारा, यदि किसी उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए याद कर लीजिए, लेंस हो दर्पण हो, कोई भी लेंस हो कोई भी दर्पण हो, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे पास 35 सवाल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर कमेंट करेंगे हमको, 30 का, कि प्रिज्म के कितने कोण होते हैं। प्रिज्म लिखा है कि प्रिज्म के कितने कोण होते हैं? 1 2 3 4। किसका कमेंट करना है आपको? एक और मैं आपको दे देता हूं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, उल्टा सीधा दोनों में से कोई नहीं। तो 27 का कमेंट करिए और 30 का कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।